बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। बीजेपी कांग्रेस वालों ने लूट लिया, पहले दिल्ली का यही हाल था। केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज का हवाला देते हुए प्रदेश की जनता से आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस दौरान करारा हमला बोला। भगवंत मान ने कहा कि देश को सब कुछ मिला, लेकिन सरकार चलाने वाले नेता नहीं मिले। आज चारों तरफ इतनी महंगाई कर रखी है मोदी जी ने, इतनी महंगाई है कि नहीं है? घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है, तनख्वाह बढ़ी नहीं, आमदनी बढ़ी नहीं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, हर चीज महंगी होती जा रही है। कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? अपने आप नहीं हो रही। मोदी जी ने इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया, आजादी के बाद इतना टैक्स कभी नहीं लगा था। और इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है और इसी सिलसिले में बस्तर संभाग के यूथ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सम्राट केशरी जैना ने जगदलपुर के राजीव भवन में बस्तर संभाग के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक ली, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई, जिसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए। राष्ट्रीय सचिव में बस्तर लोकसभा के प्रभारी श्री सम्राट केशरी जैना जी का प्रथम आगमन हुआ है। आज जगदलपुर कांग्रेस भवन में लोकसभा स्तरीय बैठक रखी गई है और आगामी जो हमारे कार्यक्रम होने के हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, आज हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बस्तर लोकसभा के प्रभारी श्री जैना जी पधारे हुए हैं। चूँकि वो नवनियुक्त अभी बस्तर लोकसभा के उनको प्रभार मिला हुआ है, तो आने वाले समय में अभी आगामी चुनाव विधानसभा होने वाले हैं, तो किसी प्रकार का कार्यकर्ता या पदाधिकारी में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कतें हैं तो सभी में जोश भरने के लिए ये मीटिंग आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री के तौर पर अमरजीत भगत के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर अमरजीत भगत ने INS 24/7 से खास बातचीत की। अमरजीत भगत ने कहा कि उनका 4 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। इस दौरान प्रदेश में कहीं भी खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं हुई। किसानों से धान खरीदी भी निर्बाध रूप से हुई है। प्रदेश में धान का रकबा बढ़ा है तो किसानों की संख्या भी बढ़ी है। अमरजीत भगत ने INS न्यूज से कहा कि बीते 4 सालों में पूरे प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं और इस आधार पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। अभी हमारे साथ खाद्य मंत्री जी हैं, उनसे ही सीधे रूबरू होते हैं। आपके 4 साल पूरे हो गए हैं, सबसे पहले तो आपको बताइए। धन्यवाद। 4 सालों के कार्यकाल को किस उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी उपलब्धियों का कितना फायदा पार्टी को मिलेगा? देखिए, जिस समय जवाबदारी दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम और संस्कृति विभाग की जवाबदारी दी है। उस समय कई चुनौती थी और उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने कई आज उपलब्धि हासिल किए हैं। पहले तो हम 2500 रुपये में धान जो खरीदने का वादा किया था 1 साल खरीद पाए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है उन्होंने रोक लगा दिया कि
सरकारी रेट से कोई भी एक पैसा अधिक देगा उसके हम केंद्र में चावल नहीं लेंगे। एफसीआई में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से खरीदी शुरू की है। आज छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनको पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धान का कीमत मिल रहा है। और पिछले सरकार में धान खरीदी में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 6वां स्थान में था। हमारे आने के बाद अब दूसरे स्थान पर है। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ का नाम आता है। ये हमारे लिए उपलब्धि से भरा हुआ है। जहां धान खरीदी में बारदाना को लेकर के, केंद्र में चावल जमा करने को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आई, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तुलना में अगर हम देखें तो 12 लाख किसानों से धान खरीदी करती थी, हम 24 लाख किसानों से धान खरीदी कर रहे हैं। उनके समय में लगभग 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होता था, हम 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रहे हैं। तो उपलब्धियों से भरा हुआ है। उनके समय राशन कार्ड लगभग 56 लाख हुआ करती थी, हमारे समय आज 74 लाख राशन कार्ड है। हम यूपीएल, एपीएल, बीपीएल सभी को राशन कार्ड दे रहे हैं। और इस कोविड पीरियड में भी हमने कहीं खाद्यान्न कमी नहीं होने दिया। पूरी तरह से मूवमेंट लॉकडाउन होने के बावजूद हमने लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने में सफलता हासिल की। इस दौरान एक भी मौत खाने की कमी से नहीं हुई। ये है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जो अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर जो है कांग्रेस वापस आ रही है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, आज से हड़ताल पर प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी। 45,000 संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है संविदा कर्मचारियों ने। सरकारी दफ्तर के कामकाज पर इस हड़ताल का असर अब पड़ेगा। 4 साल से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं संविदा कर्मचारी और इसी को लेकर आज 45,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल का निर्णय लिया है। तो आज से प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। 45,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और इस दौरान कामकाज पर भी असर पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, 45,000 संविदा कर्मचारी आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कामकाज पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से एक बार फिर नियमितीकरण की मांग को लेकर के जो प्रदेश भर के तमाम जो सर्व अधिकारी कर्मचारी आंदोलन में जो शामिल है कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जो है वो प्रदेश भर के आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। कुल मिलाकर नियमितीकरण की मांग को लेकर के कई बार प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किए गए, लेकिन मांग पूरी नहीं होने के बाद अब कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो निर्णय है वो ले लिया है। आपको बता दें, इससे पहले 15 दिवस पहले ही कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अल्टीमेटम देने के बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। जिसके बाद आज छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी ने निर्णय लिया कि प्रदेश भर के जो संविदा कर्मचारी है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसमें आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा, पंचायत विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई अन्य विभाग शामिल है, जिसके कर्मचारी आज से जो कामकाज है वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। संविदा कर्मचारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलेंगे। कुल मिलाकर के अब इसका असर कामकाज पर जो है वो देखने को मिलेगा। देखना होगा इनकी मांगे जो है वो कब तक पूरी हो पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी के लिए। और इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर भाजपा संगठन स्तर पर भी मैदान पर उतर आई है।
कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों पर दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आम जनता के बीच जाकर यूसीसी से होने वाले प्रभाव को बताना शुरू भी कर दिया है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये कानून लागू होने से समाज में सभी को समान अधिकार मिलेंगे। और इस संबंध में भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने भ्रम पैदा कर लोगों में गलत तरीके से प्रचार किया है। चौधरी ने यह भी कहा कि यूसीसी कानून लागू करने वाला भारत पहला देश होगा। देश और हमारे समाज के लिए राष्ट्र के प्रगतिशील सोच के साथ समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस को प्रारंभ किया है और एक समाज सुधार की दिशा में हम सब लोग उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसका आरक्षण से या अनुसूची 5 या अनुसूची 6 के आदिवासी भाइयों के विशेष प्रावधानों विशेष अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को हम जन जन के बीच में जाकर समझा रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। 7 जुलाई को पीएम मोदी की रायपुर में आम सभा होगी। साथ ही पीएम मोदी अपने प्रवास में छत्तीसगढ़ को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी अपने प्रवास में 2 घंटे रायपुर में रहेंगे। इसके बाद वे गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। साइंस कॉलेज मैदान में बीजेपी की सभा और केंद्र सरकार के कार्यक्रम के लिए 2 अलग अलग वाटरप्रूफ डोम बनाने का काम शुरू हो गया है। तो वहीं भाजपा पीएम मोदी की सभा में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं और लोगों को जुटाने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। पीएम मोदी का 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में बिताएंगे 2 घंटे। भारतीय वायुसेना के विमान से सुबह 9:40 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत के बाद 9:50 पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से साइंस कॉलेज मैदान के लिए रवाना होंगे। साइंस कॉलेज ग्राउंड पर 10 बजे से 10:30 बजे तक सरकारी कार्यक्रम, भारतमाला और रेलवे के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक आम सभा को संबोधित करेंगे। आम सभा के बाद पीएम 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट जाएंगे। 11:40 पर एयरपोर्ट से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रम में नेशनल हाईवे के अंतर्गत रायपुर दुर्ग के बीच बने 2 फ्लाईओवर का लोकार्पण, भारतमाला प्रोजेक्ट का शिलान्यास, चरौदा में रेलवे के सोलर प्लांट, रायपुर से नवा रायपुर मेमू ट्रेन का शुभारंभ समेत अन्य कई सौगातें छत्तीसगढ़ को देंगे। बहुत सी सौगातें देंगे, अभी उसकी लिस्ट आएगी और उसको लेकर जो है संभवतः NHI है, रेलवे है, ऐसा अनेक केंद्र की योजनाओं की सौगात देंगे। निश्चित रूप से अब यह सिलसिला चलेगा क्योंकि भूपेश है तो धोखा है, ये केंद्र की कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है और भूपेश और कांग्रेस का जाना तय है। और मोदी जी की होने वाली 7 तारीख की सभा इस सरकार के ताबूत में एक कील और ठोकेगी। और 7 तारीख की तैयारी को मोदी जी का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 4.5 साल बाद उनका आगमन हो रहा है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में अपार उत्साह है, रायपुर में अपार उत्साह है और मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में उस दिन लोग पहुंचेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे पर नेशनल हाईवे और रेलवे से जुड़ी परियोजना का लोकार्पण करेंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हो सकते हैं। चुनावी तैयारी के लिहाज से यह भाजपा का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए पार्टी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे पर वे प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे, तो वहीं भाजपा की आम सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले वे पहले प्रधानमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा चुनावी साल में पीएम मोदी की बड़ी सभा के जरिए चुनावी तैयारियों को धार देना चाहती है।
पीएम मोदी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धि बताएंगे तो कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर प्रहार करते भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये छत्तीसगढ़ में 10वां दौरा होगा। 10वीं बार छत्तीसगढ़ आ रहे पीएम मोदी। पीएम के रूप में मोदी पहली बार 9 मई 2015 को दंतेवाड़ा आए थे। दूसरी बार 21 फरवरी 2016 को नवा रायपुर और राजनांदगांव के कुर्रू भाट गए थे। तीसरी बार 1 नवंबर 2016 को आए थे, तब जंगल सफारी गए थे और छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव का शुभारंभ किया था। अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर के जांगला आए थे। मोदी पूरे देश के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत करने के लिए यहां पहुंचे थे। 5वीं बार 14 जून 2018 को नवा रायपुर और भिलाई आए थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 4 बार छत्तीसगढ़ आए थे। 2019 लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद पीएम मोदी का एक भी छत्तीसगढ़ दौरा नहीं हुआ, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि अब चुनाव है तो सभी आएंगे। लगातार केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सभी झूठ बोलकर जा रहे हैं। सब लोग, मैं पहले बोल रहा हूँ कि अभी देखिए, पहले गृह मंत्री जी आए, फिर नड्डा जी आए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, केजरीवाल वाले सब आएंगे, लेकिन सब लोग झूठ परोस के जा रहे हैं। इधर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने कहा कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ से प्यार करते हैं। इसका प्रमाण है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत बीजापुर से की, लेकिन 4.5 सालों में भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा। केवल कांग्रेस सरकार राजनीति में लगी रही। प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ से प्यार करते हैं। इसका प्रमाण है कि जो देश के लिए आयुष्मान भारत योजना 5 लाख का मुफ्त इलाज, इसकी शुरुआत कहीं से की तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की। और यहाँ पर जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी का जो रुख है, वो मुख्यमंत्री अपने आप को समझ ही नहीं पाए और न सरकार है इस बात का किसी मंत्री को एहसास हुआ और केवल विपक्ष की भूमिका में रहे। 4.5 साल रहे हैं, विकास को इन्होंने होम कर दिया, समाप्त कर दिया। और छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन काम करने के पीछे जो है वो कहीं भी इनकी मनसा ही नहीं रही, इनकी इच्छा शक्ति नहीं रही कि छत्तीसगढ़ अच्छा बने, केवल राजनीति किया है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे के पहले सियासत तेज हो गई है। वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव की कमान संभाल ली है। 9 दिनों में बीजेपी के टॉप लीडरशिप के नेता छत्तीसगढ़ के दौरे कर चुके हैं। अब पीएम मोदी अपनी सभा के जरिए चुनावी माहौल बनाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम कोशिशों का परिणाम क्या होता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। और इधर राजधानी के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में रोजाना नया विवाद देखने को मिल रहा है। ताजा मामला यात्रियों को अनाधिकृत वेंडर और हॉकर द्वारा बेचे जा रहे टिकट का सामने आया है। हॉकर यात्रियों से वसूली कर उन्हें किसी भी बस में बिठा दे रहे हैं। गढ़वा झारखंड की ओर जाने वाली बसों को लेकर ज्यादा शिकायतें हैं। सप्ताह भर में पुलिस ने अलग अलग यात्रियों की शिकायत पर केस दर्ज कर 3 आरोपियों को जेल भी भेजा है। जब से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अस्तित्व में आया है, तब से यहाँ पर विवाद हो रहे हैं। पहले पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद यहाँ पर असामाजिक तत्वों के अड्डे की बात सामने आ रही थी और अब अवैध वेंडर्स और हॉकर का मामला है। इस मामले में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का कहना है कि वे लगातार अवैध हॉकर वेंडर की गुंडागर्दी की शिकायत करते रहे हैं। देखिए, हर बस में मालिक नहीं चलता, चालक परिचालक चलते हैं। जो बाहर की गाड़ी के जो चालक परिचालक रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, यात्रियों को बैठा लेते हैं। लेकिन मैं उसमें भी कहना चाहूँगा कि अगर जो भी बस मालिक ऐसे यात्रियों को लेके जाते हैं जिनसे अधिक किराया लिया गया है,
ऐसे बस ऑपरेटरों के खिलाफ परिवहन विभाग को, पुलिस को लिख के भेजना चाहिए और उनके परमिट भी धारा 86 में निरस्त करना चाहिए कि इसकी जानकारी तुम क्यों खुद नहीं लेते हो। जितना हाकर और बुकिंग एजेंट जिम्मेदार है, उतना वो बस ऑपरेटर है जो बस ऑपरेटर उनको लेके जा रहा है, उनको लेके नहीं जाना चाहिए। पुलिस का कहना है कि यात्रियों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। इस हफ्ते में 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है। आरोपियों को किसी भी ट्रैवल कंपनी ने अधिकृत नहीं किया था और न ही उनके पास बसें हैं। वे यात्रियों से फर्जी तरीके से रकम लेकर टिकट काट रहे थे। भाटागांव जो बस स्टैंड है उसमें कुछ इस तरह की शिकायतें हैं कि कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं बस स्टैंड के अंदर जिनके खुद की बसें नहीं हैं और अधिकृत तौर पे कोई बुकिंग एजेंट भी नहीं है, और ये लोग जो है यात्रियों को पकड़ के लाना, उनसे उनके टिकट काट देना, किसी बस में बिठा देना और मतलब बस भरी हुई है फिर भी उसके अंदर ठूसने की कोशिश करना, इस तरह से मतलब चीज़ें कर रहे हैं। तो लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं और इस तरह की शिकायतें जो मिल रही हैं उसके लिहाज से पुलिस ने उसमें कार्रवाई शुरू की है। बहरहाल अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में चल रही मनमानी ने परिवहन विभाग की पोल भी खोल दी है। अब जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है तो परिवहन विभाग ने भी अपनी ओर से वैध वेंडर और हॉकर के आई कार्ड बनाने का काम शुरू किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब वेंडर और हॉकर को बस संचालकों और परिवहन विभाग ने अधिकृत नहीं किया है तो उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। और अब बात मनेंद्रगढ़ की। यहाँ महिला पटवारी का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। कोड़ी बचरा क्षेत्र के अमका गांव में पदस्थ पटवारी ने सीमांकन के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत विकास साहू नाम के शख्स ने कलेक्टर से कर दी। फिलहाल पटवारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ से होगा उतना में बताइए, चलिए मेरे हो तो जाएगा ना, कैसे होगा इतना में मैडम? मैं बोली थी उसका कुछ भी कर, उसका कुछ है इसमें बताओ तो आप। अभी 1,000 मैडम ज्यादा भी तो नहीं दे सकता ना। आप ही बताइए, चलिए। तो गलत थोड़ी दे रहा नहीं, आप ही बताइए ना, चलिए। कर दीजिए सही। की थी मैं उठाऊंगी ना तो उसको बताऊंगी। जब वकील इतना ले सकता है, वकील क्या करके दिया? मेन काम तो हम लोग करके देते हैं, तो आप मेरे को क्या दे रहे हैं? आप ही बता दीजिए, चलिए। गलत नहीं दे, आप समझिए थोड़ा। आप समझो ना भाई, मैं क्या समझूंगी, आप समझो। मैं तो बना दी, चाहती तो उस दिन भी बना के दे सकती थी। मैं बोली ना कि बना के कर दीजिए, नहीं रखा हूँ।